काजल और यान इस वक्त कार में थे और यान कार ड्राइव कर रहा था। काजल बस एकटक उसे देखती जा रही थी। यह देखकर यान बिना उसकी तरफ देखकर, तुम्हारा पूरा ही हूँ वाइफी, चाहे तो और करीब आकर देख सकते हो। यह सुनकर काजल अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए, मुझे पता है तुम मेरे ही हो, ड्राइविंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में एक घर में एक इंसान उसे घूर कर पूरी तरह से तबाह करने में लगा हुआ था कि तभी एक आदमी आकर उसके हाथ पकड़ते हुए, यह क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया और तुम किसी काम के नहीं हो। अपना अभी नाकामयाबी इन चीज़ों पर निकलना बंद करो। यह सुनकर वह लड़का उसे आदमी की तरफ देखते हुए, मेरी नाकामयाबी नहीं, उसकी किस्मत ने उसे बचा लिया। पर पापा आप चिंता मत कीजिए, अगली बार ऐसा कुछ होगा कि उसकी किस्मत उसके पास आने तक के बारे में नहीं सोच पाए। उसे बचाना तो बहुत दूर की बात, अगली बार मैं ऐसा वार करूँगा कि कोई इस वार को रोकने की हिम्मत तक नहीं कर पाएगा। उस लड़के की बात सुनकर वो आदमी उसकी तरफ देखकर, उम्मीद मुझे भी यह है, पर एक बात ध्यान रखना, जयपुर हमारा तभी हो सकता है जब जयपुर के राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। यह सुनकर वह लड़का उस आदमी को देखते हुए पूरे आदमी विश्वास के साथ, जयपुर का अगला राजा मैं ही बनूंगा। पापा आपका बेटा आपका ये सपना जरूर पूरा करेगा जो आप नहीं कर पाए। आपको ठुकरा कर इन लोगों ने ठीक नहीं किया और आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे सपने मैं पूरे करूंगा। यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं उस लड़के के दिमाग में कुछ चलने लगता है। दूसरी तरफ यान की कार सीधे रजावत हवेली आकर रुकती है। क्योंकि काजल अभी अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए यान उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था। कार रुकते ही यान कार से बाहर निकलकर काजल की तरफ का दरवाज़ा खोलता है। काजल का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने में मदद करता है। यान कार से निकालकर दोनों जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते, वैसे ही सामने से देवी जी और विभा जी आते हुए देखती है, जिसे देखकर हम दोनों के कदम रुक जाते हैं। विभा जी के हाथों में इस वक्त आरती की थाल थी और उनके साथ देवी जी भी थी। वो दोनों यान और काजल के सामने आकर रुक जाती है। वहीं उन दोनों के पीछे और घर वाले भी थे, क्योंकि यान ने अंश जी को मैसेज करके बता दिया था। विभा जी काजल को ठीक देखकर खुशी से उसकी आरती उतारती है और फिर उसके सर पर चूमकर, कैसी है मेरी बच्ची? काजल मुस्कुराते, ठीक हूँ माँ, और आपको देखकर और भी ठीक हो गए। विभा जी काजल को अंदर आने के लिए कहती है। अंदर आकर काजल सबसे मिलती है। देवी जी काजल और यान को देखकर उनकी नज़र उतारते हुए, जब से मेरी बच्ची आई है उस पर कौन सा कोई मुसीबत आ रही है? भगवान मेरी बच्ची की सारी मुसीबतों को दूर करना, यह कहकर वो उन दोनों की बलाइयाँ लेकर अंदर जाने का इशारा करती है। दोनों एक हल्की मुस्कान के साथ अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही अपनी कि काजल के पास आकर जल्दी से ठीक हो जाओ, ताकि हमें फिर से वैसे ही काजल देखने को मिले जैसे शादी के अगले दिन मिली थी, एकदम फिट। यह सुनकर काजल हंसते हुए, माँ मैं अभी भी फिट हूँ, वैसे भी आपकी बहू इतनी कमज़ोर नहीं है कि इतने छोटे से अटैक से ही एकदम धराशायी हो जाए। मेरे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि हजारों लोगों का खत्म कर सकूं। यह सुनकर अंश जी काजल के पास आते हुए, बिल्कुल मेरी प्रिंसेस के पास बहुत ज़्यादा पावर है, मेरी प्रिंसेस इतनी वीक नहीं है। फिर सब को तरफ देखते हुए, तो तुम लोग इसे इस तरह से ट्रीट करना बंद करो। यह लोग मुस्कुराते हुए पंछी को देखते हुए, वहीं रजत परिवार को यह देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि काजल को बेहतरीन घर मिला है, बेहतरीन लोग जिनके बीच उसे इतना प्यार मिल रहा है। काजल सबके गले मिलती है। उसके बाद यान काजल को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। नीरा, आई और सक्षम अभी वहाँ नहीं थे और अभी अक्ष भी घर पे नहीं था। अखिल जी और देवेंद्र जी भी बाहर आए हुए गए थे। राजावत इंटरप्राइजेस अखिल जी के केबिन में इस वक्त देवेंद्र जी और अखिल जी बैठे बैठे कि तभी देवेंद्र जी अखिल जी की तरफ देखकर, भाई यह हमला उसने ही करवाया है। यह सुनकर अखिल जी के भाव बदल जाते हैं और वह देवेंद्र जी की तरफ, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, इस बार कोई कुछ नहीं कर सकता, यह वादा है तुम्हारे भाई का तुमसे।
अखिल जी की बात सुनकर देवेंद्र जी शांत होते हैं और उनकी तरफ देखते हुए बहुत राज बाहर आ जाएंगे भाई। यह सुनते ही अखिल जी देवेंद्र जी को शांत करते हुए, कभी कभी राज बाहर आना भी अच्छा होता है देव। यह सुनकर देवेंद्र जी कुछ नहीं कहते और अखिल जी को केबिन से बाहर चले जाते हैं। देवेंद्र जी को जाता देख अखिल जी अपनी आंखें बंद करके अपना सर से टिकाकर, यह राज कैसे किया तबाह और आज दोनों कर सकता है। देखना यह है कि बर्बादी और आबादी के आलम में कौन होता है। दिल्ली आन का बिला। डॉक्टर इस वक्त विक्रम को चेक कर रहे थे। विक्रम की हालत पिछले कुछ दिनों से बहुत सुधरी लग रही थी। यह देखकर डॉक्टर प्रिया उनको देखते हुए कहते हैं, मिस प्रिया, मिस्टर विक्रम के सुधारने का हालत बहुत जल्द ठीक रहे हैं और अगर ऐसे ही रहा वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे और जल्द ही अपने होश में भी आ सकते हैं। यह सुनते ही प्रिया वह बहुत ज़्यादा खुश होती है और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाते हो। डॉक्टर को देखकर मैं पूरी कोशिश करूंगी डॉक्टर के विक्रम का और अच्छे से ख्याल रख सकूं। थैंक यू सो मच, आप ही लोगों की वजह से वह जल्दी ठीक हो रहा है। यह सुनकर डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और वहां से निकल जाता। डॉक्टर के जाने के बाद प्रिया विक्रम के पास बैठकर उसका सर सहलाते हुए, उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए, जल्दी ठीक हो जाओ विक्रम, मैम को हम दोनों की ज़रूरत है, हम दोनों को जाना होगा, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। यह कहकर प्रिया के आंखों से एक कतरा उसके गालों पर आ गिरता है। प्रिया रूम से बाहर चली जाती है। विक्रम के हाथ से प्रिया ने पकड़ रखा था, उसकी उंगली हिलती है। दूसरी तरफ राजस्थान में रायचंद इंडस्ट्री सक्षम इस वक्त अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। यह देखकर सक्षम कमिंग बोलता है। उसके साथ ही एक इंसान अंदर आता है। वह सक्षम के सामने सर झुकाकर, सर वह लड़की अभी कुछ दिनों से नहीं है पीछे, पर मुझे खबर मिली है वह यहीं है, तो कहीं वो मैं देख न ले। यह सुनकर सक्षम उसकी तरफ देखकर, नहीं, मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन तो मैं देखता हूँ। यह सुनते ही वह आदमी अपना फ़ोन निकाल कर इसमें कुछ करके सक्षम के सामने कर देता है। सक्षम उसे हाथ में लेता है। उस फोटो को देखते ही देखता है सक्षम के हाथों में से मोबाइल छूट कर नीचे गिर जाता है। सक्षम के हाथ अभी कहाँ पर थे, वह नीचे गिरे हुए फ़ोन में एक नज़र उस फोटो पर डालता है। वह फोटो काजल की थी। फोटो को देखने के बाद डेविड की तरह लाल आंखों से देखते हुए, क्या अभी तक जो कुछ भी हुआ है इसके साथ हुआ है? यह सुनते ही डेविड अपना सर झुकाकर, जी बस यही थी जो मेरे पीछे थी, यह है मैम की बहन है, जिस दिन मेरे साथ आई थी, शायद इसने देख लिया और तभी से उससे मुझे ढूंढ रही है। यह सुनते ही सक्षम को कुछ याद आता है। कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि काजल एक ऐसे इंसान के पीछे है जो लड़कियों के स्मगलिंग करता है और कई लड़कियों का रेप भी कर चुका है। यह याद आते ही सक्षम अपनी लाल धुंधली धधकती हुई आंखों से डेविड की देखकर, क्या तुम लड़कियों की स्मगलिंग करते हो? यही सुनकर डेविड के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और वह डरते हुए सक्षम को देखकर हकलाते हो, बॉस वो नहीं। अब वह अभी आगे कुछ बोल पाता कि तभी उसके गले के बीचों बीच एक धारदार पेन जाकर लगता है, जिसकी आवाज़ बंद हो जाती है और वह अपने गले को पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। सक्षम अपनी जगह से उठने उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया काम करने की? मेरे ही साथ होकर जिस काम से मुझे नफरत है वह कर रहा है। मैं तुम्हारे बहुत सारे इगलेयर काम करता हूँ, लेकिन यह घटिया काम मेरे ही अंडर रहकर कर रहा है। रूह नहीं कांपी ये सब करते वक्त की, जब मुझे पता चलेगा कि कितनी भयानक मौत दूंगा तुम्हें? और मेरी बहन के साथ इतना कुछ किया तुमने, तुम्हें मैं ऐसी मौत दूंगा कि तुम अगला जन्म लेने से पहले ही तुम्हारी रूह तक मेरे नाम से कांप जाएगी। बहुत गलत किया है तुमने और इस गलती की सज़ा तुम्हें ऐसे दूंगा कि कभी आने वाले कितनी भी जन्मों में मेरा नाम तेरे कानों में गूंजती हुई सुनाई देगा। वहीं सक्षम को देखकर डेविड के कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी और ऊपर से उसके गले में पेन फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वह बोल भी नहीं पा रहा था कि तभी दो गार्ड आते हैं। ये देखते ही सक्षम उसका कॉलर छोड़ देता है और वह दो गार्ड डेविड को उठाकर केबिन से ले जाते हैं। उनके जाते ही सक्षम अपने हाथों की मुठ्ठियाँ बनाता है और जोर से टेबल पर मार देता है। टेबल कांच की थी और ऊपर से सक्षम के मारने की वजह से वह एकदम से चकनाचूर हो गई और सक्षम के हाथों से लगातार खून बहने लगा।
सक्षम केबिन में जमीन पर बैठा था, अपने हाथों से बह रहे खून पर जैसे कि उसका कोई ध्यान ही नहीं था। वह एक टक सामने पड़े हुए डेविड के फोन में काजल की फोटो देख रहा था। यह देखकर वो अपना हाथ दोबारा से नीचे जमीन पर मारते हुए, ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? अपनी ही प्रिंसेस को मारने की कोशिश की, अपनी प्रिंसेस के पीछे लोग लगाए, उसकी जान के पीछे पड़ा था। मैं अपनी जान लेने जा रहा था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अगर प्रिंसेस को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। काश मैंने सब कुछ पहले ही पता कर लिया होता। यह सब कुछ मेरी गलती है। मैंने ही जान की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं ही प्रिंसेस की जान लेने की कोशिश की। सब मेरी गलती। यह सुनते हुए सक्षम की आंखों से एक आंसू भरकर उसके गालों पर आ गिरता है। सक्षम एकटक जमीन पर बैठा हुआ काजल की फोटो देख रहा था। तभी सक्षम का पीए अंदर आता है और सक्षम को देखकर जल्दी से भागकर उसके पास आते हुए उसके हाथों को देखकर, बॉस क्या किया? खून बह रहा है, बस जल्दी चलिए फर्स्ट एड करवा लीजिए। पर सक्षम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वह एक टक बस सामने पड़े हुए फोन को देख रहा था कि तभी वह फोन अचानक बंद हो जाता है और सक्षम अभी भी उसी तरह बैठे हुए सामने की ओर देख रहा था। तभी पीए सक्षम के खून बह रहे हाथ को पकड़कर उसे उठाता है। सक्षम बिना कोई रिएक्ट किए खड़ा हो जाता है। पीए जैसे ही सक्षम की आंखों देखता है, वह हैरान हो जाता है। सक्षम की आंखों में आंसू थी। यह पहली बार था जब उसने सक्षम की आंखों में आंसू देखा था, वरना इससे पहले कितनी भी टफ सिचुएशन आई थी, सक्षम ने कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। कभी भी सक्षम की आंखों में आंसू नहीं आए थे, पर आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू देखकर वह पीए हैरान था। तभी वह सक्षम को सोफे पर बैठाता है और फर्स्ट एड लाकर जल्दी जल्दी सक्षम के चोट पर पट्टी करने लगता है। वहीं कुछ स्टाफ जाकर केबिन को अच्छे से साफ कर चले जाते हैं। रजावत पेंशन नीरा इस वक्त अपने कमरे में थी। वह पेट के बल बेड पर लेटी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह तकिया को भिगोए जा रहे थे। उसके बगल में आही सो रही थी। तभी रूम का दरवाजा नॉक होता है। नीरा जल्दी से अपनी आंखें साफ कर उठती है और अपने कपड़े ठीक कर दरवाजा खोलती है तो सामने विभा जी खड़ी थी। विभा जी को देखते ही नीरा की आंखों से फिर से आंसू आ जाते हैं और वह उसी समय नीचे बैठकर विभा जी के पैरों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लगभग बच्चों की तरह रोते हुए, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, प्लीज़, आपकी बेटी बहुत याद किया आपको, मुझे आपसे दूर नहीं रहना माँ, प्लीज़ एक बार अपनी इस बेटी को माफ़ कर दो ना माँ। यह क्या करो, जोर जोर से रोने लगती है। वहीं देवी जी को आही से मिलने आ रही थी। वह जब नीरा को इस तरह विभा जी के पैरों में गिरे देखती है और उसकी इस तरह रोते बिलखते हुए देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर फिर वह एक नज़र उन दोनों को देखने के बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। वहीं विभा जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह नीरा को खड़े करते हुए, बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? इस तरह क्यों रोता है? क्या बहू है ना तू इस घर की और बच्चों की तरह रो रही हो? क्या सोचेंगे सब? कैसे बच्ची जैसी बहू मिली है इन लोगों को? विभा जी की बातें सुनकर नीरा कन्फ्यूजन भरी नज़रों से उन्हें को देखते हुए फिर से उनके सामने हाथ जोड़कर, माँ प्लीज़ माफ़ कर दो ना। नीरा लगातार यही बोले जा रही थी। विभा जी और उसके गले लगकर शांत कराती है। अभी तक दोनों रूम में आ गए थे। नीरा विभा जी के गले लगे सुबक रही थी और अभी भी वैसे ही बोल रही थी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई माँ, प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए हिचकिचा क्या खा रही थी। अभी कोई भी नीरा को देखता तो वह उसे बिल्कुल 2 साल की बच्ची लगती, जिसे किसी ने बहुत मारा हो और वह रो रही हो। विभा जी की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे। विभा जी नीरा से दूर होकर उसके गाल पर हाथ रखकर, बस कर, कितना रोएगी? और नाराज नहीं हूँ तो क्या करूँ? इस तरह बिना बताए कोई जाता है क्या? और ऊपर से वह खबर हम लोग कितना टूट गए थे पता है? एक बार तो हमसे बोल कर तो देखते नीरा, क्या हम तेरी बात नहीं मानते? बिना बोले इस तरह हम लोगों के बिना परवाह किए चली जाएगी तो क्या मेरा नाराज होने का भी हक नहीं है? नीरा रोते हुए विभा जी को वापस गले लगाकर, सॉरी माँ, आई एम सॉरी। तभी विभा उसके सर को सहलाते हुए, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने सही लड़का चुना। सक्षम बहुत अच्छा है, समझदार, और अब तो हमारे पास हमारी नातिन भी है, हमें उसके साथ भी तो खेलना है।
अब तुम बच्चों की तरह रोना बंद करो। नीरा विभा जी से अलग होते हुए उसकी तरफ देखकर, माँ, भाई और पापा, तुम मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? प्लीज़, मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगी, प्लीज़ माँ। नीरा की बात सुनकर विभा जी उसके ऊपर एक नज़र डालकर मान जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी, कुछ बातें करनी। यह कहकर दोनों माँ बेटी सोफे पर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजल और यान का कमरा, यहाँ का माहौल कुछ दूसरा ही था। काजल सोफे पर यान के ऊपर बैठी थी, यान के गर्दन पर किस कर रही थी और यान के दोनों हाथ काजल के कमर पे थे। यान काजल की हरकत पर उसकी तरफ देखकर, वाइफी क्या कर रही हो? नीचे उतरो, तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। काजल, जो कि यान के गले पर अपनी जीभ फिरा रही थी, वह अपना सिर उठाकर यान की आंखों में देखकर अपनी आंखें छोटी करके, मेरी कंडीशन बहुत ठीक है और मुझे अभी चाहिए, अभी करना है। यह कहते हुए यान के गले पर जोर से बाइट करती है। यान अपनी आंखें बंद करके मुट्ठी बनाता है। वह अपने आप को काजल की कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग कर रहा होता है। यान अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाते हुए, वाइफी यू विल रियली पे सो वाइल्ड। यह सुनकर काजल उसके और नज़दीक जाते हुए अपने वाइट किए हुए जगह पर होठों से लिख करते हुए, एंड आई वांट दिस वाइल्डनेस। वहीं अब ये सब यान के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। वह एक झटके से काजल की कमर को पकड़ के उसे सोफे पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर दोनों पैरों को अलग कर उनके बीच में आ जाता है और काजल के सर को पीछे से पकड़ कर उसके होठों पर अपने होठ रख कर उसे वाइडली चूमने लगता है। काजल भी उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके दोनों हाथ यान के बालों में थे और वह उसको भर कर यह यान को किस बैक कर रही थी। वह दोनों एक दूसरे को बेइंतहा सा चूम रहे थे। कुछ देर बाद जब काजल के सांस फूलने लगी, तब यान ने उसके लिप्स को बाइट करके उसे छोड़ दिया और उसके माथे से अपना माथा लगाकर उसे देखने लगा। काजल अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे उसके चेस्ट ऊपर नीचे हो रहे थे। यान जब आगे कुछ नहीं कर रहा था तो काजल ने अपनी आंखें खोल दी और यान की आंखों में देखने लगी। यह देखकर यान उसके गाल पर हाथ रख कर, यू आर रियली बिग वाइफी, सहन नहीं कर पाओगी मुझे अभी। यह सुनते ही काजल ने यान को अपने ऊपर से धक्का दिया और उसे घूरते हुए, तुम्हारा आज मन नहीं है फिर उसे घूरते हुए आना, आज के बाद तुम मेरे करीब आने नहीं दूंगी। यह कहते जैसे काजल तो फिर से उठकर जाने को हुई, यान उसके हाथों को पकड़ लिया, झटके से खींचा, जिससे वह आकर यान के गोद में गिर गई। काजल के गिरते ही यान उसे देखकर, नॉट माई फॉल्ट, फिर उसके होठों पर बिना किसी वार्निंग के अपने होठ रख देते हैं और फिर उससे लिप किस करने लगता है। काजल भी उसकी साथ देने लगती है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को किस कर रहे थे। काजल किस करते करते यान की शर्ट निकाल कर फेंक देती है। कुछ देर बाद दोनों अपने होठ अलग करते हैं। यान काजल को देख रहा था। काजल ने अपने शर्ट को भी उतार कर फेंक दिया और इस वक्त काजल अपने ब्लैक इनर में थी और नीचे उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। काजल को इस तरह देखकर तो यान से पागल ही हो गया। वह उसको लेकर उठा और बेड पर उसे गिरकर खुद उसके ऊपर आ गया और उसके गले और कॉलर बोन पर किस करने लगा। वह किस के साथ साथ वाइट भी कर रहा था, पर वह पूरा ध्यान रखा था कि वह ज़्यादा वाइल्ड ना हो। काजल की आहें निकल रही थी और वह अपनी आंखें बंद किए यान को महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसने यान को पलट दिया और उसके पेट के ऊपर आकर बैठ गई और उसके ऊपर बैठते ही उसने अपनी निकाल फेंक दिए। अब काजल ऊपर से पूरी न्यूड थी। उसने ऊपर कुछ नहीं पहन रखा था और सांस लेने की वजह से चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। यह देखकर यान काजल को पीठ पर हाथ रख कर उसे अपने करीब करते हुए और उसके गले को लिक करने लगते हैं। काजल यान के कंधों पर हाथ रखती है और उठकर उसके गले पर और चेस्ट पर किस करने लगती है। काजल आज बहुत ज़्यादा वाइल्ड थी। वह यान बहुत ज़ोर से फाइट भी कर रही थी, जिससे कि यान की बॉडी से खून आने लगा था, पर यान को तो जैसे इस बात की कोई
फिक्र नहीं थी। वह तो काजल के एहसासों को संजोने में लगा हुआ था। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह काजल को झटके से अपने नीचे करता है और उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके होठों पर किस करने लगता है। काजल भी उसके गले में बाहें डालकर उसका साथ दे रही थी। यान अब नीचे की तरफ बढ़ता हुआ उसका गले कॉलरबोन पर किस करते उसके सीने को बेइंतहा सा चूमने लगता है। काजल की आहें निकल रही थी और उसने यान के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर रखा था। याद जब काजल के चेस्ट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वह अपना सर उठाकर काजल को देखता है, जिसके माथे पर पसीने की बूंद थी और वह अपने आंखों में बेइंतहा सा मदहोशी लिए यान को भी देख रही थी। यान अपने आप को नीचे ले जाते हुए काजल के लोअर को निकाल देता है और उठकर एक नज़र उसके पूरे शरीर को देखता है। काजल उसके नीचे सिर्फ एक पैंटी में पड़ी थी और अपने होठों पर कातिल मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। यह देखकर यान के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और वह एक झटके में उसके पैंटी भी निकाल देता है और अपने आप को नीचे शिफ्ट करता है। अब काजल की बेहद मदहोश करने वाली सिसकियां गूंज रही थी। काजल ने अपने हाथों को यान के बालों में कस रखा था और उसे अंदर की तरफ प्रेस कर रही थी। यान का सर काजल के दोनों थाई के बीच में था और उसकी आंखें काजल की आंखों पर टिकी थी, जो कि उसे ही देख रही थी। कुछ ही देर में उस रूम में काजल और यान की मदहोश करने वाली आवाज़ से गूंज उठी। यान काजल के साथ इंटीमेट हो रहा था, पर उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वह जितना से जितना हो सके जेंटल रहे, पर काजल को सामने पाकर और उसकी वाइल्डनेस देखकर वह अपने आप को कैसे रोक पाता। तो थोड़ी हार्ड होना तो लाजमी था। ऐसे ही करके दोनों एक दूसरे को पूरी रात प्यार करते करते न जाने कब एक दूसरे की बाहों में थक कर सो जाते हैं। अगली सुबह नीरा अभी सो रही थी कि तभी उसकी आंखें खुलती है। उसके पास आई सोई हुई थी। जैसे ही वो उठकर बैठी वैसे ही चौंक जाती है, क्योंकि उसके बगल में सक्षम बैठा था और लगातार एकटक उसे देख जा रहा था। नीरा सक्षम को ऐसे अपने पास देखकर अपने सीने पर हाथ रख कर, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, इस तरह कौन बैठता है और आप कब से जाग रहे हैं। नीरा की बात सुनकर सक्षम कुछ नहीं कहता। वह अभी भी बस एकटक नीरा के चेहरे को देख रहा था। फिर अपना हाथ आगे लाकर उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर, मैं बहुत बुरा हूँ ना जान, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था। वही नीरा जो सक्षम को अपने पास इस तरह से बैठा देखकर हैरान थी, क्योंकि सक्षम की आंखें एकदम लाल थी और उसने अभी कल के कपड़े पहन रखे थे। उसकी शर्ट के आगे के 3 बटन खुले हुए थे, उसके बाल मेंसी थे, उसके हाथों पर पट्टी हुई थी। यह सब देखकर नीरा सक्षम के हाथ पर अपना हाथ रखकर, आप क्या कर रहे हैं और आपकी आंखें इस तरह लाल क्यों हैं? क्या आप रात को नहीं सोए? क्या आपको कोई दिक्कत है? आप मुझे बता सकते हैं? और ये आपके हाथों को क्या हुआ? नीरा की बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है और वह एक नज़र खुद के हाथ को देखता है और फिर खोए हुए अंदाज में ही, दिक्कत सबसे बड़ी जान, सब दिक्कत मेरी, सब कुछ मेरी गलती है, यह कहकर सक्षम की आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है। वह यह देखकर नीरा एकदम हैरान हो जाती है और वह जल्दी से सक्षम के गले लगाकर उसके बालों को सहलाकर, सक्षम क्या हुआ है आपको? आप इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? सक्षम नीरा को अपने पास जोर से अपने दोनों हाथों से उसके कमर को फोल्ड कर लेता है। उसने उसे इतनी कस पकड़ रखा था कि जैसे अगर उसने जरा सा भी अपनी पकड़ ढीली की तो नीरा उससे दूर चली जाएगी। नीरा के गले में अपना हाथ डालकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। वहीं नीरा उसको शांत करने की कोशिश कर रही थी, अपने हाथ उसके पीठ और पर लगातार चला रही थी। कुछ देर बाद सक्षम शांत होता है और नीरा से दूर होकर उसके फोरहेड पर किस करके, जान तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगी? उसकी बात सुनकर नीरा उसके गाल पर हाथ रख कर, कभी नहीं जाऊंगी, अब तो आप और फिर आही की तरफ करके, मेरी आही मेरी दुनिया है, मैं कैसे आप दोनों से दूर जा सकती हूँ? यह सुनकर सक्षम एक बार फिर उसे गले लगा लेता है और इस बार खुद बेड पर लेटकर नीरा को अपने ऊपर लेटाकर उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर लेता है। नीरा भी कोई विरोध नहीं करती, वह भी शांति से सक्षम की बाहों में थी। दूसरी तरफ दिल्ली यान का बिला प्रिया इस वक्त विक्रम के पास बैठी थी और उसको देख रही थी कि तभी उसकी नज़र विक्रम के हाथों पर जाती
जाती है। देखते ही मेरा एकदम से होती है और बाहर खड़ी नर्स को आवाज़ देती है। प्रिया के आवाज़ देने से नर्स जल्दी से आती है। नर्स को आता देख विक्रम के हाथों की तरफ इसका सिस्टर विक्रम के हाथों में भी मूवमेंट हुई। प्रिया की बात सुनकर नर्स ने डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में ही डॉक्टर वहां पर मौजूद थे और विक्रम का चेकअप कर रहे थे। चेकअप करने के बाद वह प्रिया की तरफ मुड़कर चांसेस है बहुत जल्दी कुमार के बाहर आने वाले हैं, अभी ठीक हैं और बहुत जल्दी अपने होश में भी आ जाएंगे। प्रिया हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद डॉक्टर चले जाते हैं और वहीं प्रिया विक्रम के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करके तुम जल्दी से जल्दी उठ जाओ विक्रम, मैं तुम बहुत इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। यह कहते वक्त उसके आंसू बह जाते हैं, पर फिर वह खुद को कंट्रोल करते उस कमरे से बाहर निकल जाती है। राजस्थान राजावत विला, काजल और रियान का कमरा। काजल और रियान एक दूसरे की बाहों में लिपटे बेड पर सो रहे थे। उन दोनों के ऊपर सिर्फ एक पतली सी चादर थी जो इन दोनों के शरीर को ढक रही थी कि तभी यान का फोन रिंग करता है। फोन रिंग की आवाज़ से यान की आंखें खुलती है और वह अपनी आंखें बंद किए ही फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा देता है। पर जैसे ही यान इस तरह की बातें सुनता है झट से अपनी आंखें खोल देता है, बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। यान एक नज़र काजल को देखता है जो कि उसके ऊपर उसे पूरी तरह चिपक के सोई हुई थी। यह देखकर यान उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके बगल में लिटाकर उठकर अपनी पैंट पहनता और काजल को उसकी शर्ट पहना कर वॉशरूम में चला जाता है। वहीं राजस्थान के एक बंजारा इलाके में एक कार तेजी से भाग रही थी और उसके अंदर के इंसान की आंखें एकदम लाल थी। तभी अचानक वह झटके से अपनी कार रोकता है। सामने एक कार फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और जैसे ही अपनी कार पीछे लेने जाता है कि पीछे से एक कार आकर उसे टक्कर मारती है। उसी वक्त आगे से आ रही कार भी उसे टक्कर मार देती है। बीच वाली कार एकदम से रुक जाती है। उसकी बोनट से धुआं निकलने लगता है और उसमें बैठे आदमी के माथे पर से खून आने लगता है और वह कैसे भी करके संभाल के गाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही देखता है आगे पीछे दोनों के गार्ड से दो लोग निकल रहे हैं। पीछे की कार से अखिल जी निकलते हैं और आगे के पास से देवेंद्र जी और अखिल जी उस लड़के के पास आते हैं। वह लड़का उन दोनों को देखकर शौक से, चाचू आप दोनों ने यह क्यों किया? उसकी बात सुनकर अखिल जी जाकर उसका कॉलर पकड़ते हैं और उसकी तरफ देखकर दांत पीसते हुए, तुम्हें क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमारे घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे और चाचू नहीं है, हम दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारे बाप में जो किया है ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अखिल जी की बात सुनकर वह लड़का अखिल जी के हाथ अपने कॉलर से झटक कर, सही कहा आपने चाचू, नहीं है वरना कभी मेरा हक नहीं छीनते। मेरे पापा आप दोनों के बड़े भाई हैं, आप उन्हें इज्जत नहीं दे सकते तो आप क्या ही मेरे चाचू होंगे। उसकी बात सुनकर अखिल जी कुछ बोलते उससे पहले देवेंद्र जी उसे घूरते हुए, बिल्कुल भी नहीं, वह आदमी बड़ा लायक नहीं, शैतान है जिसने न जाने कितने ही पाप किए, घर को बर्बाद करके रख दिया है। और तुम्हें क्या लगता है खून एक होने से हम तुम्हें वह सब देंगे जो एक सच्चे इंसान का हक है, तुम जैसे पापी का नहीं। यह सुनकर वह लड़का हंसते हुए, आप लोगों को कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं है मिस्टर देवेंद्र रजावत। अनुराग रजावत इतने ताकत रखता है कि वह खुद का खुद ले सके और अगर कोई ना दे तो उसे क्षण के हक चाहे उसके लिए मुझे आपका पूरा परिवार ही क्यों न उखाड़ फेंकना पड़ेगी, लेकिन मैं अपना हक लेकर रहूँगा। यह सुनकर अखिल जी इस बार हंसते हैं और देवेंद्र जी की तरफ देखते हुए, क्या तुमने सुना जो इसका बाप नहीं कर पाया वो ये करेगा? हा हा। अनुराग की तरफ देखकर सपने देखा अच्छी बात होती है लेकिन पूरे करने की जहाँ पर उम्मीद हो वहाँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने मैं हूँ जो मैं कभी अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। अखिल हंसते हुए, वैसे 15 साल पहले भी तो आपने यही कहा था मेरे पापा से, लेकिन दूर हुई ना आपकी राजकुमारी आपसे और नफरत भी करती है, अब इसी तरह उसे मैं आपसे दूर कर दूंगा। और यह कैसे भूल गए आप
कि वह मेरी भी तो बहन लगेगी ना, क्या उसे अपने इस भाई से नहीं मिल पाएंगे? खैर छोड़िए, मैं खुद मिल लूँगा अपनी प्यारी सी बहन से। काजल का जिक्र होते ही अखिल जी की पकड़ कस जाती है और वह उसे झटकते हुए कोशिश भी मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा गया कहकर अखिल जी और देवेंद्र जी अनुराग को एक नज़र देखकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं अनुराग उससे जाते हुए देखता रहता और फिर खड़ा होता और अपने कपड़ों को झाड़ते हुए, अपना हक तो मैं लेकर रहूंगा, रजावत परिवार का बड़ा बेटा हूं मैं और उस गद्दी पर सिर्फ मेरा ही हक है, यह कहकर वह भी अपनी कार में बैठकर किसी तरह से उसे चलाकर वहां से चला जाता। वहीं दूसरी तरफ यान इस वक्त एक फैक्ट्री में खड़ा था जहां पर हर जगह सोना ही सोना भरा था। यह देखकर वह अपने पीछे खड़े असिस्टेंट से, रोहित चला पता यह सब किसका है? यह सुनकर रोहित अपना सिर ना में हिलाते हुए, नहीं बॉस, यह पता नहीं चला, पर हमारी सिप जहाँ से गायब हुई है सिप हमें वही मिली, तो इसलिए मैंने सारा सोना यहाँ डलवा दिया। उसकी बात सुनकर यान सर हिलाता है और फिर वहां से जाते हुए, पता करो सिप कहाँ गई और यह सिप किसकी है? जिसकी भी है वह इतना सारा माल छोड़ेगा नहीं, ढूंढेगा जरूर, और हो न हो उसने ही हमारे सिप के साथ कोई छेड़छाड़ की है। वह सिप किसी भी तरह मुझे मिलनी चाहिए वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद यान वहां से निकलकर सीधा रजावत हवेली आ जाता है और अपने कमरे में जाता है जहां काजल अभी भी सो रही थी। यह देखकर कोच पर फेंकता है और जाकर काजल को कमर से पकड़कर अपने आप से पूरा चिपका कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कल देर रात तक जागने की वजह से यान को भी नींद आ रही थी, इसलिए काजल को एकदम कस कर पकड़कर वो भी सो जाता है। अखिल जी और देवेंद्र जी भी हवेली आकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके चेहरे पर भाव कुछ बदले हुए से लग रहे थे।